हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो और सपोर्ट भी कर रहे हो चैनल को। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वीएस कोड इंटरफेस या एडिटर, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। जैसे कि अब हमने रिएक्ट नेटिव इंस्टॉल कर लिया है और डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर ली हैं, आज हम वीएस कोड को समझेंगे और कुछ एक्सटेंशंस को भी इंस्टॉल करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अब आने वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले हैं और उससे पहले मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले सारे सेटअप, सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं उनको पूरा कर लेते हैं और वीएस कोड को भी अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब भी आपको प्रोजेक्ट में नेविगेशंस करनी हो, नेविगेशन मतलब कि वीएस कोड में जब काम करना हो तो आपको उस पूरे इंटरफेस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है वो एक एक्सीलेंट एडिटर है, मतलब उसके अंदर काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करते जाओगे, इसके फीचर्स को, इसकी एक्सटेंशंस को, तो आपको पता चलेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जो है वो उसका पूरा इंटरफेस कितना फ्रेंडली है, कितना यूज़र ओरिएंटेड बना हुआ है। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से कुछ एक इंटरफेस दिखता है। तो जो हमारा साइड में जो लेफ्ट साइड वाला बार है, जो हमारा ये साइड में इंडिकेटर है, इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी बार, जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर या जो भी हमारी एक्सटेंशंस हैं वो हम यहाँ से देख पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे हम आगे मूव करेंगे। और जो हमारा ये राइट साइड वाला पैनल है इसको हम बोलते हैं एडिटर ग्रुप। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको एडिट करते हैं, मतलब अपना कोडिंग जो है वो इस पार्ट में करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करते हो विजुअल स्टूडियो कोड को तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर अगर आपने कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स खोल रखे होंगे तो वो दिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा ये भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता है कि आप न्यू फाइल यहाँ से बना सकते हो, ओपन करना है अगर किसी डायरेक्टरी को, या गिट से आप कोई प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हो तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको फाइल्स मिलती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। जैसे सपोज करो मैं एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स आती हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर हम देखें ये नोड मॉड्यूल्स, तो नोड मॉड्यूल्स क्या हैं? नोड मॉड्यूल्स बेसिकली प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी स्टोर करते हैं। जैसे जो भी हम नए प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, जो भी हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, वो उनकी सारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो इस फोल्डर के अंदर मिलेंगी हमको, नोड मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एंड्रॉयड और आईओएस का फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं और आईओएस के अंदर आईओएस की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती हैं। तो एंड्रॉयड का जो फोल्डर है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कि ग्रैडल मिल जाता है, हमको ग्रैडल के साथ काम करना होता है एंड्रॉयड में। आईओएस के अंदर हमको एक्सकोड प्रोजेक्ट और रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं वो मिल जाती हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारी एक मेन इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं app.tsx। ये जो app.tsx है ये डिफ़ॉल्ट एंट्री पॉइंट होता है ऐप का, मतलब ये जो है ये हमारा मेन कंपोनेंट है अपनी ऐप को अपनी ऐप के अंदर एंटर करने का। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा index.js। ये वो एंट्री पॉइंट फाइल है जो रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को अटैच करती है रूट कंपोनेंट के साथ। इसके बाद है package.json। इसके अंदर ये वो फाइल है जहाँ पे हमारी सारी डिपेंडेंसीज लिस्टेड होती हैं। जैसे जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सब यहाँ पर लिस्टेड होते हैं और इसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी होती हैं। इस फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का जो मेटा डेटा है वो भी होता है। इसके बाद हमारी एक फाइल होती है babel.config.js। इसके अंदर हमारी सारी babel कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो जावास्क्रिप्ट कोड को ट्रांसपाइल करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर जैसे जेस्ट की भी कॉन्फ़िगरेशन है। जेस्ट जो है वो हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो जब आप टेस्टिंग पे मूव करोगे, जब मैं टेस्टिंग की एक सीरीज़ बनाऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपको जेस्ट के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी के लिए आप ये समझो कि जेस्ट के अंदर हमारी टेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मेंशन होती हैं यहाँ पर। इसके बाद है metro config.js।
अब मेट्रो कॉन्फ़िग जो .js जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब थियोरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्यों? क्योंकि मेट्रो कॉन्फ़िग जो है वो हमारा मेन बंडलर है। मतलब ये कॉन्फ़िग फाइल जो है वो मेट्रो बंडलर की कॉन्फ़िगरेशंस को डिफाइन करता है। अब मेट्रो बंडलर जो है वो जेएस बंडलर है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कि जैसे अगर हम समझे मेट्रो बंडलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने में, बंडलिंग करने के लिए, और इवन हमारे जेएस कोड को डेवलपमेंट सर्वर तक पहुंचाने के लिए भी और प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए भी मेट्रो बंडलर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए मेट्रो बंडलर की जो हमारी ये फाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब कुछ फाइल्स जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे ये जो टेस्ट फोल्डर है, ये टेस्ट फोल्डर के अंदर जब हम धीरे धीरे अपने, जब मैंने जैसे आपको बताया कि हम टेस्टिंग पे मूव करेंगे तो आपको तब मैं आपको जेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, और ये टेस्ट फोल्डर भी उसी काम आता है। जब हम स्नैपशॉट टेस्टिंग और वो सब करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, अब एंड्रॉयड और iOS जो है ये भी मैंने बता दिया आपको। सारी कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों की, ग्रैडल और एक्स कोड की, वो यहाँ पर मिल जाती है। नोड मॉड्यूल वो है जब हमारे सारे जो भी हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वो हमें इंडिविजुअली यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर हमें किसी की कॉन्फ़िगरेशन इंडिविजुअली जाके चेंज करनी होती है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको समझ लिया है काफ़ी हद तक। कुछ फाइल्स जो हैं इसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ठीक है, गिट इग्नोर वगैरह जब हम धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे तब आपको समझ में आएगा गिट इग्नोर क्यों यूज़ करना है। प्रिटियर जो है, जब मैंने, क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो मुझे प्रिटियर उसके साथ मिल रहा है। ठीक है, ESLint भी होता है एक हमारे पास एक्सटेंशन, वो भी आपको पता चलेगा। जेम की फाइल्स जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बनती हैं, क्योंकि हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो जेम, रूबी जेम के बिना नहीं, मतलब अगर हमें iOS यूज़ करना है, अगर हमें iOS के लिए ऐप डेवलप करनी है तो हमें रूबी जेम चाहिए ही, तो ये उसके साथ बनती हैं। तो ये कुछ फाइल्स हैं हमारी, रीडमी के अंदर आप बाद में ऐड कर सकते हो। जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें यहाँ पे बताना होता है कि किस किस कमांड को लिखने से या इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन है कि किसको करने से क्या होगा, तो वो हम रीडमी के अंदर बता देते हैं कि सामने वाले डेवलपर को या किसी और डेवलपर को पता चल जाए कि ठीक है हमने ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर लिखी हुई है या ये कमांड रन करने से ये वाला एक्शन होगा, तो वो हम रीडमी के अंदर जनरली मेंशन करते हैं। इसके बाद है tsconfig.js, इसके अंदर हमारी टाइपस्क्रिप्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफाइन होती हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है रिएक्ट नेटिव में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, पहले .js आता था लेकिन अब आप देखोगे .tsx जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बंडल होके आता है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कुछ एक्सटेंशंस, वो एक्सटेंशन जो है हमारे को डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये 4 स्क्वायर बॉक्स का कुछ ऑप्शन है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो मैंने कुछ एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल करके रखी हैं, तो वो ऑलरेडी शो हो रही हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं जाती हूँ रिएक्ट नेटिव, देखो ये एक एक्सटेंशन है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। अगर आपको याद हो, आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो जब मैंने कोर कंपोनेंट की सीरीज बनाई थी तो उस टाइम पे जो मैं स्निपेट इंस्टॉल करती थी एक शॉर्ट फॉर्म डालने से, वो स्निपेट इसी एक्सटेंशन से आता है। तो आपको ये इंस्टॉल करना है, आपको सिंपली बस ये वाली एक्सटेंशन जो है उसको सर्च करना है और यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जब यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन है प्रिटियर, वो भी मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो आप सर्च करोगे प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। ठीक है, अब आप प्रिटियर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप प्रिटियर इंस्टॉल करोगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ भी आप कोड टाइप करोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती है, तो उसके अंदर जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे कि हम कई बारी क्या करते हैं, एक ही लाइन के अंदर कोड लिख देते हैं, कई बारी हम काफ़ी सारा गैप दे देते हैं, तो प्रिटियर से जो है हमारे कुछ कॉमा या कुछ मिस हो रहे हैं तो वो फॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सटेंशन है कलर हाइलाइटर। जब भी हम कोई कलर मेंशन करते हैं, जैसे हैश FFFF या हम कुछ भी कलर मेंशन कर रहे हैं, तो वो कलर जो है वो हाईलाइट हो जाता है इस कलर हाईलाइट एक्सटेंशन से। या इसके अंदर एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं गिट
लेंस, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि जब अगर आप गिटहब में काम करोगे तो क्या क्या चीज़ें किस किस ने चेंज करी हैं, तो वो आप गिट लेंस से पता कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यू इंस्टॉल कर सकते हो ESLint। ESLint को इंस्टॉल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने VS कोड का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने थीम यूज करी है अभी इसके अंदर डार्क कलर की, तो अगर हम ओके ये ऑप्शन आता है यहाँ पर। कोड के अंदर एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है थीम, और थीम के अंदर हम जा सकते हैं कलर थीम पर। अगर मैं कलर थीम पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि डार्क अगर मैंने किया तो इस तरीके की ऑप्शंस आ जाएंगी, या फिर अगर मैं हो यहाँ पर जाती हूँ आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा। या फिर अगर मैं सपोज सेलेक्ट करती हूँ मोनोकाई, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके का हल्का ग्रीनिश टोन आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं थीम पर जाती हूँ और कलर पे जाकर सपोज सोलराइज डार्क समथिंग, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं अलग अलग थीम सेट कर सकती हूँ जो भी मेरे को अपने विजन के हिसाब से ठीक लग रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपनी सेटिंग जो है उसको चेंज करके थीम्स में जाके कलर पे जाके फिर से डार्क मॉडर्न कर देती हूँ। ये मेरी बाय डिफॉल्ट थीम थी, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अब मैं एक बार जाती हूँ सपोज app.tsx में, और यहाँ पर मैं कंट्रोल और बैक टिक प्रेस करूंगी तो मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल के अंदर मैं अपनी सारी कमांड्स लिखूंगी। जब जब भी मेरे को प्रोजेक्ट को रन करना है तो वो सब हम कमांड्स टर्मिनल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो आप टर्मिनल के अंदर जो भी कमांड लिखोगे वो उसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। जैसे जो भी हमारी प्रोजेक्ट की कमांड होती है npm, जो भी कमांड हम npm की लिखेंगे वो सब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारी npm डिपेंडेंसीज को कवर करेंगे, तो आप कनेक्टेड रहिए। इसको हम एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिपेंडेंसीज को। ठीक है, तो टर्मिनल के अंदर हम सारा कमांड रन करने का काम करते हैं, और डीबग कंसोल के अंदर जब भी हमें डीबगिंग करनी होती है ऐप में तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हमारी ऐप के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सपोज कोड के अंदर हमने कुछ मिस किया है या कुछ भी, तो वो सब प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर आता है। मेजरली हम काम करते हैं टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो आप टर्मिनल को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका एक और टर्मिनल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। टर्मिनल को मैं 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ। ये हम कब करते हैं, जब सपोज मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ कमांड लिखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कब करती हूँ, जब मेरे को एक और इंस्टॉल करनी होती है डिपेंडेंसी, तो मैं यहाँ पर 2 विंडोज खोल के रखती हूँ, और एक में मैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल करती हूँ और एक के अंदर से मैं प्रोजेक्ट रन करती हूँ। तो हम इस तरीके से VS कोड का यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो जो हमारा जो यूज़र का कोडिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको बता दिया है, तो आई होप अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड की पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, पूरे इंटरफेस की। इन केस अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या आपको लग रहा है कि कुछ और चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में या जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें मैं कवर करूँ। तब तक के लिए मैं बोलूँगी स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।